हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में जैसा मैंने बताया था आपको पाटन के बारे में कि पाटन शहर की स्थापना कैसे हुई और वहां पर चावड़ों ने अपनी राजधानी कैसे बनाया और उसके बाद में पाटन पर सोलंकियों का राज्य कैसे स्थापित हुआ, उसकी भी एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए, बहुत लंबी कहानी है इसलिए मैं जल्दी से आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। दोस्तों, टोडा जो उत्तर भारत का एक उस जमाने की छोटी रियासत थी, वहां के स्वामी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम बीज था और छोटे का नाम राज था। बीज था वो जन्म से अंधा था और राज था नाबालिग था। और जैसे ही वहां के स्वामी की, वहां के राजा की मृत्यु हुई तो उसके जो सौतेले भाई थे उन्होंने कब्जा कर लिया और राजा के जो पुत्र थे बीज और राज, उनको वहां से मजबूरी में उस स्थान से निकलना पड़ा। वो आसपास कुछ दिन तो ठहरे, लेकिन और लोगों ने तवज्जो दी नहीं। तब फिर उन्होंने निश्चय किया, कुछ लोगों को साथ में लेकर के, जो उनके विश्वास पात्र थे, उनको लेकर के उन्होंने निश्चय किया कि अब चलते हैं द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी करेंगे और भगवान की मर्जी होगी वो होगा। अब अपन यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों, वो दोनों भाई और कुछ उनके साथ में जो सिपाही थे वो चलते चलते आ गए पाटन। पाटन उस समय चावड़ा की राजधानी थी। चावड़ राज, चावड़ा वहां का राजा था। वो एक तालाब के बाहर वहां पर डेरा डाल करके रहे और चावड़ राज के घोड़ों को पिलाने के लिए चरवादार कुछ घोड़ों को लेकर के वहां पर आया। घोड़े और घोड़ियां पास में होकर के निकल रही थी। तो बीज जो जन्मांध था उसने कहा कि ये नीली घोड़ी, इसकी चाल बहुत अच्छी है। ये देख करके और चरवादार वो वहीं ठहर गया। उसने देखा कि ये व्यक्ति तो अंधा है लेकिन रंग कैसे बता रहा है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जब वो पानी के पास में घोड़ी को लेकर के गया तो वहां घोड़ी पानी नहीं पी रही थी। तो फिर उसको गुस्सा आया और गुस्से में आकर के उसने चाबुक चलाया घोड़ी पर। जैसे ही घोड़ी पर चाबुक चलाया तो बीज को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के कहा कि अरे नालायक, तूने तो इस घोड़ी के अंदर जो बछेरा है उसकी बाई आंख फोड़ दी है। तो फिर जो चरवा था उसने कहा कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें कैसे पता ये सब चीजें। उसने कहा कि तुम देख लेना ब्याह तब तुम्हारे बछड़े की आंख फूटी हुई है कि नहीं है। बाद में वो वापस घर गया। रात को घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बछेरा हुआ, देखा तो उसकी सच में बाई आंख फूटी हुई है। तब उसको हैरानी हुई कि आदमी तो अंधा था लेकिन उसको ये सब कैसे पता लगा। उसने ये बात चावड़ राज जो राजा थी उसको बताई कि यहाँ तालाब पर डेरा डाले हुए हैं और एक व्यक्ति है जो अंधा है, लेकिन उसने ये बात बताई थी और वो सच हुई। तब चावड़ राज ने कहा कि अपन को भी ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों की तो जरूरत है, जाओ उनको ससम्मान बुला करके दरबार में लेकर के आओ। वो वहां बुलाने के लिए गए, दोनों भाइयों को लेकर के आए, चावड़ राज से मिलाया। चावड़ राज ने उनसे परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो दोनों भाई ने कहा कि हम टोडे के राजा के पुत्र हैं और हमारे जो सौतेले भाई हैं उन्होंने 7 हथियार लिए और हमको वहां से बेदखल कर दिया और हम अब जा रहे हैं द्वारिका। पाटन के राजा चावड़ राज ने उन दोनों भाइयों को वहां खातादारी की, रोका। उसके बाद में चावड़ राज की जो बहन थी जिसका नाम था लीलावती, कहा कि मैं मेरी लीलावती जो बहन है उसकी शादी बीजा को कहा आपके साथ में करना चाहता हूं। लेकिन बीजा ने कहा कि मैं तो अंधा हूं, आप यदि रिश्ता ही करना चाह रहे हो तो मेरा छोटा भाई है राज, उसके साथ में उसकी शादी कर लो। अब वहां से आते आते काफी वो भी तब तक बालिग हो चुका था। तो फिर राज के साथ में चावड़ राज की बहन लीलावती की शादी कर दी और शादी करने के बाद में उनको कुछ जागीर भी वहां पर दी। वो कुछ समय तक वहां ठहरे भी और उसके बाद में राज कहता है अपने भाई कि अपन तो द्वारिका जा रहे थे, बीच में ही ठहर गए, चलो अपन द्वारिका चलते हैं। फिर द्वारका के लिए वो आगे प्रस्थान करते हैं, लेकिन उसकी जो पत्नी थी लीलावती वो गर्भवती थी, उनको वहीं छोड़ करके जाते हैं और कहते हैं कि हम वापिस आएंगे तब फिर यहाँ आकर के रुकेंगे और फिर आगे जहां जाना होगा वहां जाने का तय करेंगे। और बीज और राज दोनों भाई द्वारिका दर्शन करने के लिए आगे के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन पीछे से मूल नक्षत्र में लीलावती के कोख से एक पुत्र पैदा हुआ। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण से उसका नाम रखा गया मूल राज और वो वहीं पर अपने मां के पास में रहने लग गया। इधर उस समय कच्छ का राजा था लाखा फुलानी, जो लाखा जाडेजा गोत्र का था। लाखा फुलानी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर रहते हैं वो सब जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ है जिसके नाम से अनेक गुजरात में फिल्में बनी, अनेक सारे गरबे गीतों में उसका उल्लेख है। बहुत प्रसिद्ध राजा है। उसने तारीफ सुन रखी थी इन दोनों भाइयों की और जब उनके आगमन का समाचार उसने सुना तो उनकी बड़ी आवभगत की, अपने वहां पर रखा। वास्तव में बीज की और राज को देख करके और उनकी कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता को देख करके बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी राज के साथ में। और उस राज के साथ में जब अपने बच्चे की शादी की, काफी दिन तक वहां पर रहे, तो शादी के 11 माह के बाद में वहां पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राखाइच। राखाइच नाम रखा गया और उसके बाद में
वो राज तो महलों में ही रहने लग गया, अपने बेटे के साथ में शौक मौज में रहा, और बीजा एक तरफ रहता था। धीरे धीरे वो ऊब गया, अंतोगत्वा वो परेशान हो गया, और उसने राज को कहा कि तुम तो यही आकर के इनके ही हो गए हो, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं तो अपने भतीज के पास में जाऊंगा। उनको समाचार मिल गए थे कि वहां पर भतीज का जन्म हुआ, मैं वहीं खिलाऊंगा, और मैं तो जा रहा हूं वापिस पाटन। और बीज वहां से आ गया वापिस पाटन। उधर राज था वो वहीं पर कच्छ में रहा। लेकिन दोस्तों एक दिन जब चौपट खेल रहे थे लाखा फुलानी और वो दोनों, तो 64 की एक गोटी उसके आंख में लगी लाखा के। उनको गुस्सा आया और उस बात को लेकर के दोनों के बीच में तनातनी हुई और राज की वहां पर हत्या कर दी लाखा फुलानी ने। और वहां पर जब वह गया, बीज वहां पर गया पाटन में, तो अपने भतीजे के साथ में खेलने लग गया, मस्ती से रहने लग गया। उधर दोस्तों चावड़ राज की मृत्यु हो गई। चावड़ राज की मृत्यु होने के बाद में उनके जो 4 बेटे थे, उन चारों बेटों के बीच में भी सत्ता के लिए संघर्ष होने लग गया। जब कोई बात नहीं बनी तो सामंतों ने, सरदारों ने मिलकर के ये तय किया कि सिंहासन पर तो चावड़ राज के का छत्र रहेगा और पादुका रहेगी, और ये चारों भाई मिलकर के उसके पास में बैठेंगे और सत्ता चलाएंगे। ऐसा ही हुआ। सिंहासन पर चावड़ राज की पादुका, चरण पादुका रखी गई, छत्र रखा गया, और दोनों चारों भाई पास में बैठते थे और वहां से सत्ता चलाते थे, और इस प्रकार से शासन चल रहा था। लेकिन आपसी तालमेल का अभाव था, जनता परेशान थी, वहां के जो नौकर चाकर थे वो परेशान थे, सामंत सभी परेशान थे। इधर मूलराज भी काफी बड़ा हो चुका था। अब वो चारों भाई थे, वो दिन के तीसरे पहर में हमेशा नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे, और पीछे से मूलराज को कार्य देकर के जाते थे कि तुम ये संभालना। अब वो स्नान करके आते, 2, 4, 6 घंटे तक वो मूलराज सत्ता का कार्य देखता था। उधर एक दिन बीज ने अपने भतीज के सिर पर हाथ रखा, और सिर से हाथ रखते हुए कंधे तक हाथ घुमाया, तो देखा कि वो बहुत दुबला पतला हो गया है। तो उसने पूछा कि भतीज को कि मूलराज क्या बात है, तुम आजकल बहुत थक गए और उदास भी रहते हो। तो मूलराज ने अपनी व्यथा प्रकट की कि मेरे जो भाई हैं, ममेरे भाई हैं, वो तो सभी स्नान करने के लिए चले जाते हैं, आपसी तालमेल का अभाव है, राज्य में अराजकता का माहौल बना हुआ है, और मुझे राज्य पीछे सुपुर्द करके जाते हैं, मेरी कोई मानता नहीं है, और मैं इसके कारण को लेकर, मैं इस बात को लेकर के बहुत दुखी हूं। तो बीज ने, जो बुद्धिमान था, उसने समझाया अपने भतीज को कि कल जब ये स्नान करने के लिए जाएं और तुझे कहे कि राज पीछे से संभाल, तो तू मना कर देना, और ये कहना कि मेरी तो कोई मानता ही नहीं है, यदि मेरे नाम का कोई आदेश जारी करो, माने तो मैं ये कार्य संभालूंगा। दूसरे दिन संध्या के समय जब मामा के बेटे भाई जा रहे थे स्नान करने के लिए, मूलराज को वापिस कहा कि तुम सत्ता पीछे संभालना, तो उसने मना कर दिया। भाइयों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरी तो कोई मानता ही नहीं है, मुझे यहाँ सत्ता सुपुर्द करने से फायदा क्या, मेरी कोई मानता नहीं है। उसी समय चारों भाइयों ने बुलाया, सामंतों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को बुला के कहा कि जब तक हम नहीं आए तब तक ये आपका राजा, आप इसके आदेश की पालना करोगे। मूलराज तो यही चाहता था। मूलराज ने पीछे संभालना शुरू कर दिया, व्यवस्थित ढंग से काम चलने लग गया, तो भाई और लापरवाह हो गए, शौक मौज में, मौज मस्ती में ही वो डूबे रहे, और ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए, और मूलराज वहां पर कार्य देख रहा था। अब मूलराज के मन में भी लालसा पैदा हो गई कि इनके बीच में तालमेल है नहीं। इस दौरान उसने अपने अधीनस्थ जितने सामंत थे, वहां के जितने कर्मचारी थे, लोगों का विश्वास जीत लिया, और वो सभी मूलराज से खुश रहने लग गए थे। तो फिर उसके मन में भी वो भाव जगा कि मुझे भी कोई न कोई प्रकार से सत्ता मिले। अब उस दौरान उसके अपने बीजा और मूलराज के बीच में वार्तालाप होती थी। उधर बीजा और उसका भतीज मूलराज योजना बना रहे थे कि सत्ता हथियाने का सबसे बड़े अवसर यही है। तो उन्होंने योजना बनाई, और योजना के तहत उनके जो भाई थे, मूलराज के मामे के बेटे भाई थे, जो चारों शासन चला रहे थे, उनको मारने की योजना बनाई। लेकिन उसी दौरान जब वो बातचीत कर रहे थे, बना रहे थे, तो उसी दौरान मूलराज की माँ धीरे से सीढ़ियों से उतरती हुई आती है, और उन दोनों को बीज और उनके बेटे मूलराज को बातचीत करते हुए वो सुनती है, तो उसको सारा वृतांत समझ में आ जाता है, और फिर उससे रहा नहीं जाता। वो अपने बेटे को फटकारती है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे यहाँ पाल पोस के बड़ा किया है, और तू अपने भाइयों की हत्या करने चाहता है, क्या उनका कसूर है, तुझे तो पाला पोसा है, तुझे यहाँ रखा है। और ऐसा कह करके उसको गुस्सा आता है, और फिर वहां से वो रवाना होने को होती है। लेकिन मूलराज को ये पता लग गया कि अब ये बात तो बाहर आ जाएगी, और फिर हो सकता है मेरी भी हत्या कर ले और मैं सत्ता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो जब वो माँ वापिस वहां से जा रही थी, तो उसने तलवार निकाली और फिर अपने माँ की भी हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, अपनी सगी माँ की मूलराज ने हत्या कर दी। माँ की हत्या करने के बाद में मूलराज सीधा गया बीज के पास में, जाकर के पूरा वृतांत सुनाया। बीज ने कहा कि तेरी बुद्धिमत्ता पर मुझे गर्व है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू पाटन का राजा बन सकता है, तूने बहुत अच्छा काम किया। और फिर दोनों ने मिलकर के अपनी माँ की जो लाश को वहीं पर खड्डा खोद करके दफना दिया, और उसके बाद में योजना बनानी शुरू कर दी कि अब कैसे सत्ता हथियाई जाए। अब ज्यादा विलंब करना
खतरे से खाली नहीं है। तो जो उनके जो साथ में सामंत से सरदार थे, उनमें से कुछ को विश्वास पात्र थे, उनको साथ में लिया, योजना बनाई और योजना के तहत ये निश्चय किया कि जब ये स्नान करने के लिए जाएंगे तब पीछे जाकर के वहां स्नान करते वक्त घात करके उनकी हत्या करनी है। ठीक 1-2 दिन के बाद में वापिस वो स्नान करने के लिए नदी पर गए। तब मूलराज अपने कुछ साथियों के साथ में, जो सरदार थे उनको साथ में लेकर के, विश्वास पात्र सैनिकों को साथ में लेकर के, और वहां पर नदी पर गए और वहां जाकर के धावा बोला और उन चारों भाइयों की वहीं पर हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में फिर पाटन पर मूलराज ने सोलंकियों का शासन स्थापित किया और इस प्रकार से मूलराज सोलंकी ने सोलंकी वंश के शासन की स्थापना पाटन में की, अपने मामे के बेटे भाइयों को मार करके। तो उसके बाद में एक कहावत भी दोस्तों बन गई कि भाणेज कदई भलो नहीं करे। ये पूरी जो कहानी है इतिहास की, ये हमारे मोणोद नैन्सी के ख्यात के प्रथम संस्करण के पृष्ठ संख्या 199 से लगा करके और 202 तक पूरा वर्णन है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। इस पुस्तक में इस इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, पूरा वर्णन बताया हुआ है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद में दोस्तों मूलराज ने 45 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद में चंद्रगिर उसका बेटा हुआ, उसने 10 साल तक शासन किया। उसके बाद में उसका बेटा हुआ कर्ण, जिसने 30 साल तक शासन किया। और इसी कर्ण के बेटे हुए सिद्धराज जयसिंह, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, जिनके बारे में 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें उसी उनका उल्लेख किया था। उन्होंने 46 साल तक शासन किया और उसके बाद में काफी पीढ़ियां चली और आगे जाकर के और फिर वापिस वहां से बघेलों ने पाटन पर कब्जा किया। उसका अलग से इतिहास। तो दोस्तों ये थी बहुत ही रोचक कहानी मूलराज सोलंकी की। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।